हेलो दोस्तों, आज के सेशन में आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बिहार विधान परिषद का जो है कार्यालय परिचारी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका ओरिजिनल क्वेश्चन मेरे पास आ चुका है और इस कुछ सभी क्वेश्चन का एग्ज़ाम एनालिसिस करने वाले हैं। कार्यालय परिचारी का देखिए, एक चीज़ बता दें, आपका सभी पोस्ट का जितना भी पोस्ट का एग्ज़ाम हुआ था कार्यालय परिचारी में सभी पोस्ट का जो है क्वेश्चन सेम था। बशर्ते ये था कि जैसे क्वेश्चन ए क्वेश्चन बी ऐसे करके जो था ना, ढेर सारा सेट बना हुआ था, तो सेट में क्वेश्चन जो है ना किसी के 1 नंबर में वही क्वेश्चन था तो वही सेम क्वेश्चन किसी के 5 नंबर में था, लेकिन क्वेश्चन सेम था, क्वेश्चन अलग नहीं था। इसलिए आप लोग सभी पोस्ट वाले इस क्लास को देखिएगा और साथ ही जिसका विधानसभा का एग्जाम आगे होने वाला वो भी देखिएगा, क्योंकि इसमें आप देखिएगा डीईओ में जो एग्ज़ाम हुआ था ना वहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। उसका जो इससे पहले हुआ था एएसओ पोस्ट के लिए वहाँ से भी एक क्वेश्चन आज के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि पिछले वाले परीक्षा से 1-2 क्वेश्चन डायरेक्ट रहता ही है, ठीक है। वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। साथ ही हम जो पढ़ाए मेरे पीडीएफ से कितना क्वेश्चन आया, सभी के सभी क्वेश्चन जो है ना वो भी आपको दिखाने वाले हैं, कितना क्वेश्चन लड़ा है पीडीएफ से। वाकई में आप जो पीडीएफ पढ़े हैं, वाकई में क्लास किए हैं, तो क्या सही में सही जगह आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, वो भी आपका प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। ये आपका रह गया ओरिजिनल क्वेश्चन रह गया, तो हम तो यहाँ पे जीके करवाने वाले हैं आज के सेशन में। आप लोग कमेंट कीजिएगा तो फिर उसके बाद हम साइंस भी करवा देंगे, लेकिन आज के सेशन में जो है हम जीके करवा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जीके से समेत सारा कुछ यहाँ से आप देख लीजिए। 60 क्वेश्चन तो रहता ये सब सारा कुछ, और 40 क्वेश्चन जीके के पोर्शन से रहता, तो यानी कि 61 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आपका शुरुआत होता है। तो चलिए अब जो है हम एक एक करके सभी क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है भाई साहब, सबसे पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया क्वेश्चन नंबर 61, किस संविधान संशोधन से भारत के संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। ये क्वेश्चन जो है हूबहू डाटा एंट्री ऑपरेटर का उठा के दे दिया है। आप देख लीजिए हूबहू क्वेश्चन आ गया, इसलिए मैं बोला था कि क्वेश्चन एनालिसिस करवाते, जिसका एग्जाम नहीं भी है वो भी देखिए क्वेश्चन आता हूबहू। इसका राइट आंसर क्या हो जाए, 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1976 में किया गया था। हम मूल कर्तव्य से हम 5 ही बातें तो बताए थे और 5 ही बात से क्वेश्चन आ रहा। पहला बताए थे कहाँ से लिया जाएगा, और पूछेगा तो रूस से। पूछेगा कौन सा समिति, तो स्वर्ण सिंह समिति आप याद रख लीजिएगा। मूल कर्तव्य में स्वर्ण सिंह समिति आप याद रख लीजिएगा। इंदिरा गांधी की सरकार में 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, लेकिन बाद में लगा कि नहीं भाई सब और जोड़ना चाहिए, तो 86वां संविधान संशोधन के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। वो जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन के तहत, लेकिन जो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था वो 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। टोटल अभी वर्तमान कितने मूल कर्तव्य है, 11 मूल कर्तव्य है। पूछेगा अनुच्छेद, पूछेगा तो अनुच्छेद 51 का क हो जाएगा। अगर आपसे भाग पूछेगा तो भाग 4 का क हो जाएगा। इन सभी बातों को हम बता दिए थे, और ये भी बताते अगर हाई लेवल का यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आपको 11 मूल कर्तव्य में से जो है ना आपको ढूंढने के लिए दे जाए कौन सा ये मूल कर्तव्य है या कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। लेकिन क्वेश्चन इतना ही पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। इतना सारा कुछ बता रखे थे। अब कहिएगा सर क्या ये क्वेश्चन जो पीडीएफ में आया है या आप सिर्फ ऐसे ही बोलते जा रहे हैं, तो चलिए हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं कि पीडीएफ में देखिए हूबहू क्वेश्चन आया है। आप जाइएगा भारत का संविधान पीडीएफ क्वेश्चन नंबर 259 जाइएगा, यहाँ लिखा हुआ मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत शामिल किया था, 42वां संविधान संशोधन के तहत। अब बताइए इससे भी ज़्यादा कुछ होगा, और डिटेल में यहाँ ये भी लिख देते 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया था। यानी 11वां मौलिक कर्तव्य का मूल कर्तव्य वो तो सेम है, वो तो आप लोग जानते ही बचपन से, उसमें तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका जो है 86वां दिया ही भी नहीं था। अगर आप चाहते ना तो आपका ऑप्शन भी दूर दूर था, आप सही कर सकते थे। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची में क्या है। देखिए भारत में टोटल अगर अनुसूची की बातचीत करेंगे वर्तमान में तो 12 अनुसूची है, लेकिन मूल संविधान में 8 अनुसूची था। अगर 8 अनुसूची में पहला तो आपका संघ राज क्षेत्र के बारे में बताता है, दूसरा आपका क्या बताएगा भाई, वेतन सब भत्ता सब बताएगा, यही ना। तीसरा आपका शपथ के बारे में बताएगा, यही ना। चौथा राज्यसभा की सीट के बारे में, पाँचवा अनुसूचित जाति जनजाति के विशेष क्षेत्र के बारे में बताएगा। छठा जो है वो 4 राज्य को लेकर, यानी कि आपका कौन सा हो गया, असम हो गया, मेघालय, मिजोरम, ये सब जो ट्रिक आपको दी थी ये सब राज्य को लेकर बताएगा। 7वां तो सूची के बारे में बताएगा। 8वां आपको भाषा के बारे में बताएगा। 9वां तो आपको क्या बताए थे, भूमि सुधार से, और 10वां क्या बताया, दल बदल से। तो आपको इसमें यही देखना था कि दल बदल कहीं पे है तो कहेगा जी सर जी दल परिवर्तन है यहाँ पे। तो अब सोचने वाली बात ही क्या, छोड़िए ना, अब दल बदल कहीं भी छोड़िए। ये 7वां हो जाता, और 7वां भाई साहब 7वां ये है क्योंकि तीनों सूची का चर्चा किया गया। और राज्यसभा सीट का बंटवारा ये तो चौथा हो गया भाई साहब। यानी कि भाषा अभी जस्ट हम
बताए भाषा हो गया 8वां हो गया, और यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा 10वां दल बदल हो जाएगा। और 11वां में हम क्या बताए थे, पंचायती राज बताए थे कि नहीं बताए, कहिए जी सर जी बताए थे। 12वां में नगर पालिका बताए थे कि नहीं बताए थे। अब कहिएगा सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। पूरे के पूरे हम क्वेश्चन डिस्कशन करवा दिए हैं, पूरे अनुसूची हम पढ़ा दी है, यहाँ पे देख लीजिए 2 मिनट में, ठीक है। अब कहिए सर ये क्वेश्चन आया क्या आपके पीडीएफ से, हाँ जी क्वेश्चन आया, आप यहाँ पे देख लीजिए ना, टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। क्वेश्चन में भारत का संविधान जाइए, क्वेश्चन नंबर 168, दल बदल कानून किस अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में, एकदम क्लियर लिखा हुआ। अब इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। अब यहाँ पे हम ये भी लिख दिए 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत, देखिए पंचायती राज 11वां अनुसूची, मतलब सारा कुछ लिखा हुआ, आप देख लीजिए ना, क्वेश्चन हूबहू आ रहा। क्वेश्चन में आपको टेंशन नहीं लेना, हम यही बोले थे कि बस पढ़ के अगर चले जाइए, जितना बोले हैं आपका बल्ले बल्ले हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन अगर दिखाने लगे ना, अगर हम दिल से बोले, अगर सच्चाई बोले, तो क्वेश्चन जो है ना मेरे पीडीएफ और पढ़ाया हुआ से जो है ना 85% क्वेश्चन आया, 85%। अब करंट अफेयर को छोड़ के बात कर रहे हैं, करंट अफेयर तो नहीं पढ़ाते हैं, नहीं हम पीडीएफ में देते हैं, क्योंकि होता क्या, कोई पीडीएफ लेता है 1 महीना पहले, कोई बाद लेता है, तो इसलिए हम उसको छोड़ के 85% लड़ा है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 63, देखिए नीचे लिखे विषय में कौन सा संघ सूची में नहीं है। संघ सूची में नहीं है तो मतलब यानी कि आपका ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि संघ सूची में नहीं है, तो संघ सूची में विदेश कार्य है, हाँ जी है। बैंक कार्य है, हाँ जी है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ है। कहिए क्या हम पढ़ाने के दौरान ट्रिक भी बताए थे, क्या बताए थे, हम बताए थे कि जब आपको लगेगा कि वो काम केंद्र सरकार से हो पाएगा, राज्य सरकार नहीं कर पाएगा, वो काम विदेश सब वाला काम होगा, यानी केंद्र सरकार ही उस पर कर सकता है, तो वो संघ सूची में चले जाएगा। आप विदेश वाला कार्य बताइए, कोई राज्य वाला जाता विदेश कार्य करने, नहीं। कौन जाता, प्रधानमंत्री जाता, राष्ट्रपति, यानी कि केंद्र सरकार करता। संयुक्त राष्ट्र संघ में कौन, केंद्र सरकार। बैंक सब भारतीय रिजर्व जितना भी बैंक चलता कौन, यानी कि अब क्या हो जाएगा, केंद्र सरकार, तो यानी कि संघ सूची में है। लेकिन कृषि भाई साहब संघ सूची में नहीं आता, ये राज्य सूची में आता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब कहिएगा क्या सर, अब आप ये कहिएगा क्या आपके पीडीएफ में ये क्वेश्चन है, तो चलिए हम दिखा देते, देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ भारत का संविधान, क्वेश्चन नंबर 158, पुलिस, कृषि, स्थानीय शासन किस विषय के अंतर्गत आता है, राज सूची के विषय के अंतर्गत, यानी कृषि लिखा हुआ है, राज सूची, भारत का संविधान, क्वेश्चन नंबर 158 चले जाए। देखिए बताने के लिए अगर हम बताएंगे तो आपको हर एक क्वेश्चन बता देंगे, लेकिन इससे क्या होता जानते हैं, इससे आप लोग जो है ना काफ़ी ज़्यादा गलत कमेंट करने लगते हैं, क्योंकि जब कमेंट गलत करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें भी ये बात लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि आपको जो है ना ये पसंद नहीं हो, ये सब दिखाना आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा। देख लीजिए अब ढेर सारा क्वेश्चन आ रहा है, तो जैसे में आप देख लीजिए कमेंट आप लोग क्या कर रहे थे। पिछले बार जब हम इसी करके दिखाए थे A to Z, तो आप लोग का कमेंट आ रहा था कि एक काम कर मार्केट जा और बोरा बेचकर पीडीएफ बेच ले, एनालिसिस कम पीडीएफ प्रचार ज़्यादा हो रहा है। यानी कि आप लोग ऐसा कमेंट कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, आप खुद देख लीजिए ना, ये देख लीजिए ना, पहले मार्केटिंग ही कर ले या तो एनालिसिस करा दो, हद हो गई पीडीएफ। तो अब हम पीडीएफ नहीं करने वाले। यहाँ पे देख लीजिए, अरे भाई क्वेश्चन करो कराओ ना, बार बार पीडीएफ मेरा क्या कर रहे हो, जिसको खरीदने का खरीद लेगा, जिसको बोलने का बोलेगा, पर ना अब सारा कुछ आप लोगों का जो है ना काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर दिए। इसलिए अब हम सोचे हैं कि हम आपको सिर्फ इतना बता देते कि 85% क्वेश्चन इसमें से आया है, लेकिन A to Z अगर हम दिखाएंगे तो फिर आप लोग ऐसा कमेंट कीजिएगा जो कि हमको भी अच्छा नहीं लगता है। तो उसी कारण जो है ना हम कुछ क्वेश्चन बीच बीच में आपको दिखा देंगे, बाद में आके विश्वास करने का आप लोग विश्वास कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम जो एनालिसिस एकदम बढ़िया तरीके से आपको एनालिसिस करवा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोसेफ एंटेन नामक पुस्तक किसने लिखी जो कि लेखक के जीवन का स्मरण है। देखिए पुस्तक से जब भी क्वेश्चन आता है, या तो सलमान रुश्दी रहेगा, या तो अरुंधति राय रहेगा, यानी कि एक दो और है, या तो आपका अरविंद घोष भी रहता है, ठीक है। एक दो ऐसा रहता है कि जहाँ से क्वेश्चन रहता है, बाद बाकी और ज़्यादा कहीं क्वेश्चन नहीं रहता। इसका राइट आंसर क्या हो जाए, इसका राइट आंसर जो है ना ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाए क्या, सलमान रुश्दी हो जाए, ऑप्शन बी इनका राइट आंसर हो जाए। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन इसलिए पूछा था कि ये जो है ना भारतीय है, लेकिन प्रॉपर भारतीय नहीं, यानी कि जाके इंग्लैंड में बस गया लेकिन है भारतीय, मूल भारतीय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है ना 19 का एक कौन सा स्वतंत्रता नागरिकों को नहीं देता है। देखिए हम आपको बताते हैं अनुच्छेद 19 जो है ना अच्छा खासा आपको स्वतंत्रता देता है, और अनुच्छेद 19 के 1 के तहत आपको बोलने का अधिकार, सभा करने का अधिकार, मीटिंग करने का अधिकार देता, घूमने फिरने का अधिकार देता, कहीं ज़मीन खरीदने का अधिकार देता, शांतिपूर्वक सम्मेलन तो आप कर ही सकते हैं। तो ये सारा कुछ का अधिकार आपको कौन, बिजनेस कर सकते, व्यवसाय कर सकते, ये सारा कुछ का अधिकार कौन था, अनुच्छेद 19 का 1 देता। ये भी हम पढ़ा रखे हैं, पीडीएफ भी दिखा देते। चलिए हम
आपको दिखा देते हैं, कुछ आपको दिखा देते, नहीं तो फिर भाई साहब आपके मन में भी थोड़ा सा डाउट रह जाएगा कि क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आया ना तो कुछ बहाना बना लिए। तो आपको हम दिखा देते हैं, काहे के लिए आप बहाना बोलिएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं दिखाएंगे क्योंकि आप लोग बार बार फिर गलत कमेंट कर दीजिएगा। देखिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 में हम बोले 6 प्रकार का स्वतंत्रता का अधिकार है। वर्तमान में देखिए 19 को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी, आजीविका चलाने व्यवसाय करने का। इस तरह से हम पूरे के पूरे 19 का जो है हम पढ़ा रखे थे और PDF में भी दे रखे थे। इसका राइट आंसर क्या जो है, देखिए यहाँ पे क्या होगा, वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति, यानी कि वाक का मतलब होता है बोलना, बोलने का अधिकार। ये तो हम बोले थे कि अनुच्छेद 19 में है। शांतिपूर्वक और निरायुक्त सम्मेलन, यानी कि सम्मेलन बोलिए, सभा बोलिए, ये करने का अधिकार दिए थे, तो ये भी तो भाई साहब है। आप देख लीजिए ना, भारत के राज्य क्षेत्र एवं सर्वत्र आबाद संचरण की स्वतंत्रता, ये भी तो है। यानी कि क्या जो इसका राइट आंसर क्या हो जाए, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है नहीं वाला भाई साहब, नहीं वाला कौन नहीं है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर नहीं है। संपत्ति को हासिल करने, रखने और बेचने की स्वतंत्रता नहीं है। ऐसे भी आपको बता दे, देखिए अगर इतना भी याद नहीं रहता ना तो एकदम सिंपल तरीका बताते हैं एग्जाम में आपको कैसे बनाना था, 1 मिनट में एग्जाम में कैसे आप सॉल्व करते हैं, एकदम सटीक एग्जाम का बताते हैं आपको। ये तो मालूम होगा अनुच्छेद 19 स्वतः मौलिक अधिकार के अंतर्गत, कहिएगा जी सर जी एकदम सही बात है। आपको ये भी मालूम होगा कि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया मौलिक अधिकार से, तो भाई साहब मौलिक अधिकार में संपत्ति कहाँ से आएगा, मारिए ना एकदम सी और आगे बढ़िए ना। ये ट्रिक है एग्जाम में बनाने का, लेकिन हम आपको यहाँ पे एनालिसिस करवाते हैं, थोड़ा समझाना पड़ता, एक एक चीज़ को बताना पड़ता, वो अलग बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राज्यसभा का सभापति कौन होता है। राज्यसभा का सभापति देखिए भारत का उपराष्ट्रपति होता है, ऑप्शन बी इनका राइट आंसर हो जाएगा। हम आपको बताए थे कि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति इसका सदस्य नहीं होता, ये भी याद रख लीजिएगा, सदस्य नहीं होता। यानी कि पदेन सभापति कहिए या राज्यसभा का सभापति कहिए, उपराष्ट्रपति तो होता है लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। यहाँ से ये भी बताते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा है जो कि राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता लेकिन राज्यसभा का सभापति होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसको हम ये भी बताते हैं, अगर मान के चलिए इस पे अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए उपराष्ट्रपति पर, तो उपराष्ट्रपति पे सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जाए वो राज्यसभा में ही लाया जाएगा, और राज्यसभा ही इसको जो है ना उपराष्ट्रपति के पद को हटा सकता है। ये बात भी हम आपको बताए थे अच्छे तरीके से। और ये भी बोले थे कि उपराष्ट्रपति यानी कि कहता है ना कि अपना आदमी ही जो है ना हमेशा धोखा देता, उसी तरीके से उपराष्ट्रपति पे अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा ही लाता, क्योंकि राज्यसभा का ही ये सभापति होता है उपराष्ट्रपति। इसका राइट आंसर क्या जो ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए आज के सेशन में हम एनालिसिस एकदम अच्छे तरीके से करवा रहे हैं, और जो है ना हम थोड़ा बहुत आपको दिखा भी रहे हैं कि चलिए क्वेश्चन आया कि नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, रुकिए 1 मिनट थोड़ा, हाँ यहाँ पे देख लीजिए आप, भारत का संविधान क्वेश्चन नंबर 40 नहीं, ये जो है आप राजनीतिक प्रणाली ले जाइएगा आप PDF, और उसमें देख लीजिए राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। यहाँ लिखिए तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वर्ष 2023 में किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से विभूषित किया गया था। देखिए इसमें जो करंट अफेयर से मेरे ख्याल से 3 क्वेश्चन आया, ठीक है आपको दिखा देंगे, 3 क्वेश्चन आया करंट अफेयर से लगभग, तो यहीं कहीं ना कहीं करंट अफेयर इसमें थोड़ा सा इसमें जो है महत्व दिया गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रकी रेड्डी सात्विक साईराज हो जाएगा, ऑप्शन ए इनका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो करंट अफेयर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नाट्य शास्त्र जो कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य का मुख्य स्रोत है, वो किसने लिखा था, तो भरत मुनि ने लिखा था नाट्य शास्त्र को। और टोटल कितने शास्त्रीय नृत्य, 8 शास्त्रीय नृत्य है। आपको पूरे के पूरे 8 शास्त्रीय नृत्य आपको याद रहना चाहिए, कहीं ना कहीं वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जैसे आपसे पूछ दे कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश का। इस तरीके से जैसे असम का क्या है, तो ठीक है सत्रिया हो गया। जैसे कथक कहाँ का है, यूपी उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत का एकमात्र कथक ही है। इस तरीके से आपको 8 शास्त्रीय नृत्य को याद रखना, कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखिए कुछ स्टूडेंट को हम लास्ट में बताए थे आखिरी दिन क्या पढ़ के जाना, उसमें बताए थे स्ट्रेटेजी के पढ़ना है तो लुसेंट से पढ़ लीजिएगा, और लुसेंट में ये क्वेश्चन है, यानी कि लुसेंट से मेरे PDF में भी है, लुसेंट में भी है, तो हम आपको ये भी बता दिया, तो PDF से पढ़ लीजिए या फिर लुसेंट से भी पढ़ सकते हैं। तो लुसेंट से भाई साहब क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पे देखिए एकदम हाई लेवल, थोड़ा सा हाई लेवल किया है क्वेश्चन को, जबरदस्त क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन 69 क्या कहता है, निम्न में कौन कालानुक्रमित से सही है। एक बात आपको बता दे, आज का क्वेश्चन जो है ना हम आपको इजी तो नहीं कर सकते, लेकिन इजी तो बिल्कुल नहीं है, मॉडरेट है, और कुछ क्वेश्चन हाई लेवल का है, ठीक है। अगर हम बात करें डाटा एंट्री ऑपरेटर से 72 क्वेश्चन, यानी कि थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन
आज के सेशन में है, यानी कि आज के एग्जाम में था। डेटा एंट्री ऑपरेटर में तो काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, इस्तेमाल भी किया गया था शब्द का एकदम आसान आसान, लेकिन इसमें थोड़ा सा उसके मुताबिक हल्का हार्ड किया गया है। तो आप ये समझिए इसका कटअप जो है थोड़ा सा कम जाने वाला उसके मुताबिक, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए। इसका राइट आंसर क्या जो निम्न में कौन कालानुक्रमिक से सही है, यानी कि आपको पूछा जा रहा है कि सबसे पहले कौन बना था, उसके बाद किसका निर्माण हुआ, उसके बाद किसका निर्माण हुआ, इसको आरोही क्रम में आपको सजाना है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए। देखिए ये टिक को आप लोग मत समझिए, ये आप लोग में से किसी ने क्वेश्चन भेजा तो उसमें पहले से टिक लगा हुआ था। हम जो बताएंगे वो राइट आंसर होगा। देखिए इसमें हम आपको बता देते हैं, इस भी आपको याद नहीं भी था, कोई टेंशन नहीं था। एग्जाम में आपको बताते सॉल्व करने का तरीका। आपको इतना तो जरूर मालूम होगा कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी का जो है ना निर्माण किया था, अकबर ने, ये आपको मालूम होगा। तो ठीक है, चलिए अच्छी वाली बात है। अच्छा, शाहजहां का निर्माण तो एकदम आप पूरे बदनाम क्वेश्चन है। शाहजहां का निर्माण किसने किया? शाहजहां ने करवाया था ना अपना बेगम की याद में, कहिए जी सर एकदम शाहजहां ने। और आपको ये भी मालूम होगा कि अकबर के बाद ये शाहजहां आया था। शाहजहां पहले नहीं आया था, पहले अकबर, पहले बाबर, बाबर, जहांगीर, अकबर, ठीक है। ये बाबर के बाद जैसे हुमायूं आया, ये सब अपना हुमायूं, उसके बाद जैसे अकबर आया, हुमायूं के बाद बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर आया, तो उसके बाद ना भाई साहब शाहजहां सब आया। कहिए जी सर जी, तो पहले अकबर, तो पहले अकबर अगर फतेहपुर सीकरी जमाया तो पहले फतेहपुर सीकरी खोजना है, यानी कि ताजमहल से पहले फतेहपुर सीकरी होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे चलिए देख रहे हैं, हाँ यहाँ पे तो ताजमहल से पहले फतेहपुर सीकरी है। चलिए कोई बात, यहाँ भी ताजमहल से पहले फतेहपुर सीकरी है। यहाँ देखिए फतेहपुर सीकरी बाद में, यानी कि ताजमहल से पहले होना चाहिए फतेहपुर सीकरी, जो यहाँ नहीं है। ऑप्शन दो ऑप्शन तो आपका ऐसे छांट दिए। अब आ जाता है कुतुब मीनार की बातचीत। अच्छा आप याद कीजिए कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कहिएगा सर ऐसे तो दो तीन शासक था, लेकिन इल्तुतमिश आप बोलते हैं, और इल्तुतमिश के बारे में आपको मालूम होगा ये दिल्ली सल्तनत का शासक था, न कि दिल्ली सल्तनत का, ना कि, और ये सब कहाँ का था भाई साहब? ये सब तो आपको मालूम होना चाहिए एकदम से, मुगल साम्राज्य का था, और ये दिल्ली सल्तनत का। पहले दिल्ली सल्तनत तब ना मुगल साम्राज्य। कहिएगा जी सर जी, तो दिल्ली सल्तनत का पहले था, यानी कुतुब मीनार सबसे पहले होना चाहिए। अब ऑप्शन खोजिए कौन सा ऑप्शन होगा। कहिएगा सर जी ऑप्शन मारिए बी एकदम से। इस तरीके से आपको सॉल्व करना था एग्जाम में, अगर डेट याद नहीं था। ऐसे अगर आपको डेट याद था कौन कब बना था तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब आपको एक सॉल्व करने का तरीका भी होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए बैच ऑफ ओल्ड लेटर्स किताब किसने लिखी है? ये किताब किसने लिखी है? तो कुलदीप नैयर ने लिखी। किसने लिखी है? कुलदीप नैयर ने। ऑप्शन सी राइट आंसर। पुस्तक से दो क्वेश्चन रहता है तो क्वेश्चन आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रपति बनने का सही कालानुक्रम क्या? इसलिए हम क्रम पूरे अच्छे तरीके से बता दिए थे, आपको बोले थे ये सारा कुछ जब हम पढ़ाए थे तो ये बताए थे। अब देखिए इसमें जो है ना एकदम आसान दिया है, हार्ड नहीं दिया। क्वेश्चन अगर हार्ड करना चाहता इसको कर सकता था, लेकिन आसान ही क्वेश्चन दे दिया। देखिए नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी की अगर बातचीत करेंगे ना 1977 से लेकर 82 तक रहे थे। कब से? 1977 से लेकर 82 तक रहे थे राष्ट्रपति के पद पे। उसके बाद ज्ञानी जेल सिंह है, उसके जस्ट बाद आया था। ज्ञानी जेल सिंह की बातचीत करेंगे तो 82 से लेकर 87 तक रहे थे। उसके बाद आर वेंकट रमन जस्ट इसके बाद आया, ये 87 से लेकर 92 तक रहे थे। और उसके जस्ट बाद भाई साहब शंकर दयाल शर्मा आ गया, और ये 92 से लेकर 97 तक रहे थे। यानी कि लगातार आपको दे दिया, लगातार दे दिया, तो आप भी लगातार ऑप्शन टिक कर देते। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले 1 2 3 4, यानी पहले नीलम संजीव रेड्डी, फिर ज्ञानी जेल सिंह, फिर आर वेंकट रमन, फिर शंकर दयाल शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है, लेकिन आसान क्वेश्चन में जो थोड़ा सा घुमाने के लिए दे दिया, लेकिन जब हम आपको प्रैक्टिस सेट करवाए थे तो वहाँ हम ये क्वेश्चन करवाए थे। यहाँ क्वेश्चन पूछा अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम कौन सा था? देखिए ये साहसिक जो है ना एकदम आपको फंसाने के लिए, आपको एकदम से बर्बाद करने के लिए दिया गया, ताकि आप कन्फ्यूजन में आ जाए। आपको मालूम है गांधी जी का पहला कदम कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह था 1917 ईस्वी में। राजकुमार शुक्ल ने लखनऊ अधिवेशन में जाके बोला था ये, तो 1917 ईस्वी में ये जाके चंपारण सत्याग्रह किए थे, और ये सफल भी रह गया था। ये किसान आंदोलन था। और बातचीत करें इसमें जो है ना 3 कठिया पद्धति को समाप्त किया गया था 3/20 भाग को। ये सारा कुछ हम चंपारण सत्याग्रह एकदम बढ़िया से पढ़ा रखे हैं, PDF में भी है, जाके देख सकते हैं। किसी को अगर ऐसा लग रहा है कि बार बार PDF यूज कर रही है, कौन सा PDF की बातचीत कर रहा है, तो वो PDF के लिए जो स्टूडेंट, देखिए एक PDF तैयार किया गया आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से। जिसका भी बिहार विधानसभा का एग्जाम होने वाला है, उसका 1 महीना के बाद आपका एग्जाम जो है ना 1 से 1.5 महीना के अंदर अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं 1 महीना में अच्छी तैयारी करने के लिए,
तो आप मेरा PDF परचेज करके तैयारी कर सकते हो। वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आया है, आप प्रूफ भी देख रहे हैं, तो इसलिए अब विश्वास हो गया है। तो आप PDF चाहते हैं परचेज करने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, आपको क्या करना है वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है और वहाँ जाके एक बैच दिया गया है PDF वाला, वहाँ जाके आप परचेज कीजिएगा। तो वहाँ पे जो है आपको परचेज अगर आप जैसे ही कीजिएगा तो आपको वहाँ से PDF मिल जाएगा। अभी डिस्काउंट चल रहा है, वहाँ पे अगर चाहे जाइएगा तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, या दूसरा विधि क्या है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, उस नंबर पे आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है, व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, व्हाट्सअप पे भी PDF आपको वहाँ पे PDF मिल जाएगा, तो व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा। अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं है तो आपका व्हाट्सअप नंबर होगा, व्हाट्सअप नंबर पे संपर्क करके आप PDF परचेज कर सकते हैं बहुत ही कम फी में, और एकदम से जो है उस पर अभी ऑफर चल रहा है, जिसको चाहिए आप लोग ले लीजिएगा। वहाँ से क्वेश्चन आता है, उसी PDF की हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं कि 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज और अस्तित्व में आई थी कहाँ पे भाई साहब। यानी कि देखिए क्वेश्चन एकदम फालतू का इधर उधर कर दिया। क्वेश्चन राइट है, आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किसने किया था, कहिएगा सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कब किया था, 1943 ईस्वी में। कहाँ किया था, सिंगापुर में किया था। ऑप्शन सी को मारिए गोली, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसका, क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अच्छी वाली बात है, लेकिन अगर हम वही बातचीत करेंगे ना भाई साहब, 1942 ईस्वी में ये पुनर्गठन किए थे 1943 में। ठीक है, लेकिन 1942 में भाई साहब आपका जो है ना ये इसका गठन हुआ था, इसका गठन हुआ था, लेकिन मोहन सिंह के नेतृत्व में। लेकिन पुनर्गठन की बातचीत करेंगे 1943 का यहाँ चर्चा किया गया है, इसलिए सिंगापुर हो जाएगा। लेकिन 1942 का था तो मलाया हो जाता। ठीक है, ये मलाया हो जाता, 1942 अगर रहता तब जाके मलाया होता, लेकिन भाई साहब आपका क्या है, आपका 1943 दिया, इसलिए सिंगापुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। देखिए भारत के विभाजन के समय कहिए या भारत के आज़ादी के समय कहिए, बात तो भाई साहब बराबर ही हो गया। तो कौन थे, JB कृपलानी थे, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 1940 से लेके भाई साहब 1946 तक जो है ना कौन रहे थे, 6 साल तक कौन रहा था, कहिएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहे थे। कौन रहा था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहे थे, और ये सबसे युवा भी सबसे ज़्यादा समय तक भी रहे, 6 वर्ष तक ये लगातार रहे थे, इस बात को भी याद रखिएगा। लेकिन 1946 के बाद जो है ना भाई साहब 1947 में JB कृपलानी बन गए थे। तो आज़ादी के समय कहिए या भारत के विभाजन के समय कहिए, क्योंकि इस भी तो वही है, क्योंकि हमारा भारत जो विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान बना, तो वो तो 1947 में ही बना, 15 अगस्त को ही, या 14 अगस्त कहिए, 14 अगस्त को विभाजन हुआ, 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ। तो यानी कि आप JB कृपलानी इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब कहिएगा क्या सर ये क्वेश्चन क्या आपके PDF में, हाँ वैसे भाई PDF में तो सब क्वेश्चन है, लेकिन चलिए हम आपको ये दिखा देते हैं ताकि आपको जो है ना थोड़ा बहुत बीच बीच में दिखाएंगे तब तो आपको विश्वास होगा। यहाँ देख लीजिए लिखा हुआ कि भारत का विभाजन स्वीकार किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष JB कृपलानी था। ठीक है, अब इसे स्पष्ट किया हम आपको बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने किया था। देखिए ये गठित अंतरिम कैबिनेट बोला जा रहा है ना, ये आपका प्रस्तावना वाला नहीं बोला जा रहा, ये अंतरिम वाला बोला जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट क्या कहती है। देखिए सबसे पहली वाली बात है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो है ना ये 1919 में आया था। ठीक है, हम आपको बताए थे 1909 में जो है ना मार्ले मिंटो एक्ट लाया गया था 1909 में। तो अगर 1909 की बातचीत करेंगे तो इसको तो हम कहते हैं मार्ले मिंटो एक्ट कहते हैं, लेकिन 1919 को क्या कहते हैं भाई साहब, 1919 को कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो, ऑप्शन बी हो जाएगा, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी PDF में आप जाके देख लीजिएगा, भारत के संविधान में आप जाइए ना शुरुआती में ये क्वेश्चन है। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 यहाँ से जो है ना हमारे संविधान में सबसे ज़्यादा यानी कि 250+ अनुच्छेद हमारे संविधान में इसी अधिनियम से लिया गया है। और पूछा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसके आधार पे जो है ना हमारा देश आज़ाद हुआ, इस बात को आप याद रखिए। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखने के लिए चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एकदम आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून को तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक मार्च का आयोजन किया गया था? ये क्वेश्चन हम आपको बातचीत करेंगे। ये प्रीवियस ईयर है विधान परिषद का, बिहार विधान सभा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, बिहार विधान परिषद का। बहुत को मालूम ही नहीं कि बिहार विधान परिषद सभा अलग अलग होता है। आपको बता दें, परिषद अलग है, सभा अलग है। तो परिषद का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये जो है ना क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी राजगोपालचारी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक दो क्वेश्चन जो प्रीवियस से डायरेक्ट डाल दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का था क्वेश्चन नंबर 78 कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंध है? देखिए, विक्टोरिया जलप्रपात की अगर बातचीत करेंगे ना, तो ये जो है चंबेजी नदी पे, ये किस नदी पे विक्टोरिया जलप्रपात? तो विक्टोरिया जलप्रपात जो है चंबेजी नदी पे, कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। अगर पूछा जाए कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर ही जो है ना ये स्थित है भाई साहब, जिम्बेजी नदी पर। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही पूछा था किससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? देखिए, अगर सबसे लंबी नदी पूछा जाता तब कुछ और हो जाता। ठीक है, सबसे बड़ी नदी अमेजन रहती है, लेकिन आपका निम्नलिखित पूछ दिया ना, तो यानी कि ये चारों ऑप्शन में आपको देखना था कि सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो सबसे लंबी नदी अगर चारों ऑप्शन की बात करेंगे तो अमेजन नदी हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसकी लंबाई की बातचीत करेंगे ना, तो 6400 किलोमीटर है। इसका लंबाई कितना? 6400 किलोमीटर है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं ये जो है ना भाई साहब थोड़ा सबसे लंबा नदी हो गया। अगर बातचीत करेंगे कांगो नदी की बातचीत करेंगे ना, तो कांगो नदी की लंबाई 4100 के आसपास है। अगर वहीं बातचीत करेंगे, अगर कांगो नदी की बातचीत करेंगे, ये अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबा नदी है। अफ्रीका का जो है सबसे दूसरा लंबा नदी है, क्योंकि पहला तो नील नदी हो गया और दूसरा आपका हो जाएगा कांगो नदी हो जाएगा। अगर लीना की बातचीत करेंगे तो इसका जो है ना 4294 किलोमीटर है इसका। ठीक है, और बात करें आमुर के तो 2824 किलोमीटर है। और ऑप्शन के अनुसार को बोलता है कि सबसे छोटी नदी, तो आमुर को टिक करते, सबसे लंबी तो अमेजन को टिक करते। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? भूमध्य रेखा का ये या भी विषुवत रेखा का ये, उसके सबसे निकट वाला आपको बताना था, सबसे नज़दीक में। अगर हम बातचीत करेंगे ना इस ऑप्शन के अनुसार, तो सिंगापुर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बातचीत करेंगे ये जो है ना सिंगापुर जो भूमध्य रेखा से 200 किलोमीटर उत्तर, अगर भूमध्य रेखा से कितना 200 किलोमीटर उत्तर में है, तो यानी कि 200 किलोमीटर भूमध्य रेखा से इसका जो है लंबाई है। आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहिएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ये सब ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार से सबसे निकट है? यानी कि भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार जो है ना भाई साहब, ग्रेट निकोबार से सबसे नज़दीक की अगर बातचीत करेंगे ना, तो सबसे नज़दीक हो जाएगा आपका कौन सा? सुमात्रा हो जाएगा। अगर इसकी बातचीत करेंगे कितना किलोमीटर है, तो 1192 किलोमीटर है। ठीक है, ग्रेट निकोबार से जो है ना सुमात्रा की दूरी 1192 किलोमीटर है। तो इसका सबसे नज़दीक हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगर बोर्निया की अगर बातचीत करेंगे ना, तो बोर्निया भाई साहब 2398 किलोमीटर, कितना? 2398 किलोमीटर है ग्रेट निकोबार से बोर्निया की दूरी। तो इस तरीके से अगर देखिए, फिर श्रीलंका से ज़्यादा दूर है, जावा दूर है, तो सबसे नज़दीक सुमात्रा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? तो देखिए भागीरथी नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। टिहरी बांध भी अगर आप ये भी सोच के अगर थोड़ा बहुत मार देते हैं ना, तो आपका राइट आंसर हो जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, क्योंकि ज़रा ये हार्ड क्वेश्चन नहीं है। टिहरी पनबिजली का, टिहरी बांध, ये सब जो है फेमस क्वेश्चन है, बदनाम क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो देखिए तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना जो है ना, एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, बताए नहीं है, अधिकांशतः क्वेश्चन जो है ना कहीं से प्रीवियस ईयर उठाया, चाहे बिहार एसएससी का, चाहे बीपीएससी का, कहीं ना कहीं से जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के एकदम से दे दिया गया है। क्योंकि जब हम पहली बार क्वेश्चन देखे ना, तो हमको लगा कहीं ना कहीं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो नहीं है पिछला साल का, लेकिन जब चेक किए तो प्रीवियस नहीं था, तो पता चला, तब मुझे ऐसा लग रहा है अधिकांशतः क्वेश्चन
पहले कहीं ना कहीं पूछा हुआ क्वेश्चन ही यहाँ पे हूबहू छाप दिया गया है, नया क्वेश्चन आपका नहीं बनाया गया। तो इसका राइट आंसर क्या है, उत्तराखंड हो जाएगा। तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना ऑप्शन बी उत्तराखंड में स्थित है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, कहिए उत्तराखंड। अच्छा, ये जो है ना उत्तराखंड में चमोली जिला में है, ठीक है, ये बात आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगर एनालिसिस अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेहतर रहेगा, मेरा भी हेल्प हो जाएगा और आपका भी हेल्प हो जाएगा, ठीक है। और अच्छा लगा तो लाइक कम से कम कर दीजिए। उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो देखते हैं, लाइक नहीं करते, लाइक कीजिए, कम से कम मुझे भी तो मोटिवेशन मिलेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोम्पेन जनजाति पाई जाती है। सोम्पेन जनजाति की बातचीत करेंगे ना, कहाँ पाई जाती है, तो निकोबार द्वीप समूह पाई जाती है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी हम प्रैक्टिस सेट में करवा रखे हैं। और आपको बता दें, जब भी जनजाति पूछा जाता है तो आपको एक चीज़ बता देते हैं, ये भी प्रीवियस ईयर है, आपके एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपको एक चीज़ बता देते हैं कि जब भी जनजाति पूछा जाता है ना, तो या तो अंडमान का, या तो निकोबार का, या तो लक्षद्वीप का, यही सबसे जो है ना जनजाति अधिकांशतः पूछा जाता है, ठीक है। अगर यहाँ से नहीं पूछा गया तो आपका जो है ना ये सातवाहन वाली राज्य है ना, वहाँ से पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं। एकदम आसान क्वेश्चन है, क्योंकि ब्यास, चिनाब, रावी सबका है, सतलज का नहीं है। सतलज का कहाँ पे, तो सतलज का है ना इसका तिब्बत में, कहाँ पे, तिब्बत में है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए। ये तो एकदम आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई साहब, हम आपको जब पढ़ा रखे तो बोल लेते इस टाइप से क्वेश्चन आजकल पूछा जाता है, पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ब्रिटिश द्वारा भारत में अपने व्यापारिक केंद्रों की स्थापना का सही कालानुक्रम क्या है। तो देखिए सबसे पहले यानी कि ये क्वेश्चन ये कहता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आया तो व्यापार करने के लिए जो है ना सबसे पहले अपना व्यापारिक कोठी कहाँ बनाया, फिर उसके बाद कहाँ बनाया, फिर अपना केंद्र कहाँ बनाया, इस तरीके से आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन कहता है। तो देखिए आपको इतना तो मालूम था कि सबसे पहले सूरत में बनाया, सबसे पहले सूरत में बनाया, ये तो सबको मालूम था। तो आप सबसे पहले दो ऑप्शन को तो ऐसे फेंक देते, बोलते जाओ भाई साहब तुम एकदम से घर जाओ, एकदम से सो जाना, और यहाँ दे दिया सूरत लास्ट में, तो बोल देते एकदम से जाओ तुम सोने के लिए। अब बच गया आपके पास दो ऑप्शन। और आपको ये भी मालूम होगा कि कलकत्ता में तो आते आते उसको 1757 लग गया था, नहीं समझे। 1757 प्लासी का युद्ध हुआ था, तो उसके बाद ना धीरे धीरे वो कलकत्ता में जाकर स्थापित हुआ था, तो उस समय तक आ गया था, ठीक है, मतलब उसके आसपास। तो यानी कि आप कह सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाए, कलकत्ता लास्ट जाना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाए, सूरत, फिर मद्रास, फिर बम्बई, कोलकाता, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर इस पर याद नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा कॉमन सेंस लगाते हैं क्वेश्चन बन जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चित्तरंजन दास की अध्यक्षता वाले किस संगठन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मुख्य कार्यपालक अधिकारी के बाबत कार्य किए थे। इसका आप लोग आंसर देख लीजिएगा क्या होगा। हालांकि ये क्वेश्चन ना ही पढ़ाए नहीं जो है आपके पीडीएफ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया था। देखिए 1919 को क्या कहते हैं आप अभी जस्ट हम बताएं, मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं, और उसके तहत द्वैत शासन लाया गया था, काउंसिल ऑफ स्टेट्स नेचुरल शासन ये सब लाया था, यानी कि यह सभी ऑप्शन डी आप टिक कर सकते हैं मेरे ख्याल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में कौन हर्षवर्धन का दरबारी था। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था, बाणभट्ट था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए। एकदम बदनाम क्वेश्चन है, अब कहिए बदनाम क्वेश्चन है तो हम कैसे मानेंगे। तो देखिए ना पीडीएफ में भी ऐसे ही दे रखा है, यहाँ पे देख लीजिए। आप चले जाइएगा कौन सा भारत का इतिहास पीडीएफ जाइएगा, क्वेश्चन नंबर 106, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे, हर्षवर्धन, है ना। अब बताइए रत्नावली नगानंद प्रियदर्शिका किसकी रचना है, हर्षवर्धन की रचना है। ये भी बात आप याद रख लीजिएगा, हर्षवर्धन की रचना है। तो ये सब जो है ना एकदम से थोड़ा सा जो है ना बदनाम क्वेश्चन है भाई साहब, आप मानिए नहीं मानिए लेकिन बदनाम क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आसान क्वेश्चन था, बना सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन का था, प्राचीन भारत में आजीवक पंथ का संस्थापक कौन था। तो आजीवक पंथ का संस्थापक मक्खली गोसाल था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ये पीडीएफ भाई साहब जिसने भी भेजा है ना, पीडीएफ तो हम बनाए लेकिन क्वेश्चन जिसने भेजा फोटो खींच के, उसका वो जो है एग्जैक्ट देख लेगा कि मेरा कितना सही है, क्योंकि वो पहले ही टिक करके रखा है क्वेश्चन में, ठीक है, और वो देखते चले जाएगा इसका राइट आंसर क्या है। देखिए अमीर खुसरो का आध्यात्मिक गुरु कौन था। तो अमीर खुसरो का आध्यात्मिक गुरु निजामुद्दीन औलिया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिएगा मध्यकालीन हिस्ट्री वाला पीडीएफ में ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सुल्तान बनने से पहले निम्नलिखित में किसने कारा के गवर्नर के रूप में कार्य किया था। तो देखिए ऑप्शन के अनुसार जाइएगा तो इल्तुतमिश राइट आंसर जो ऑप्शन है, क्योंकि ये भी गवर्नर के तौर पर काम किया था, ठीक है, और ये सुल्तान भी बना था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था आगरा शहर की नींव किसने डाली। देखिए आगरा शहर कहा जाए, आगरा शहर की नींव तो सिकंदर लोदी हो जाए। क्या जो है सिकंदर लोदी हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट, सॉरी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी। ये क्वेश्चन भी पीडीएफ में है और हम क्लास के दौरान हम पढ़ा भी रखे हैं, ठीक है, यूट्यूब पे भी पढ़ा रखे हैं। ढेर क्वेश्चन लगवाते कि पीडीएफ अगर कोई ये बोलने कि सर इतना क्वेश्चन आपके पीडीएफ में आ रहा है, आप पीडीएफ को फ्री क्यों नहीं कर देते, फ्री कर दीजिए। पहली बात तो फ्री का वैल्यू नहीं है। अब कहिएगा नहीं सर हम वैल्यू देंगे, हमको फिर भी फ्री कर दीजिए, तो आपको बता देते हैं पीडीएफ ही नहीं, हम पीडीएफ में जितना भी क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन और डिस्कशन साथ में यूट्यूब पर हम फ्री में पढ़ा रखें। आप जाके फ्री में यूट्यूब पे देख लीजिए, एकदम से आपका बल्ले बल्ले है। तो आप एकदम से ये क्यों बोलते हैं, हम फ्री में करवा रखे हैं फ्री वालों के लिए। जो बोलते हैं ना हम गरीब से है सर, हमको नहीं है उतना सारा कुछ नहीं कर पाते, तो यूट्यूब पे पढ़ा रखे हैं, यूट्यूब पे भी पढ़ लीजिए ना, तो ढेर सारा आपका क्वेश्चन बन जाएगा। इसका राइट आंसर क्या जो ऑप्शन ए जोनाथन डंकन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंडियन सिविल सर्विसेज से सुभाष चंद्र बोस का चयन कब हुआ था। देखिए सुभाष चंद्र बोस का जब हम जीवनी पढ़ा रहे थे तब हम बताए थे उसका जन्म जो है ना उड़ीसा के कटक में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, उड़ीसा के कटक में उसका जन्म हुआ था। और हम बताए थे कि ये जो है ना ICS के एग्जाम में चौथा रैंक हासिल किया था। कौन सा, इंडियन सिविल सर्विसेज में जो है ना, इंडियन सिविल सर्विसेज में हम बताए थे कि ये इतना पढ़ने में तेज थे, ये चौथा रैंक हासिल किया था। आप याद कीजिए क्लास में आप लोग कमेंट भी किए थे, कि आप लोग ये कमेंट भी किए थे कि सर उस समय जो है ना कंपटीशन उतना हाई नहीं था। मेरे समय में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हाई है, इसलिए हम उतना रैंक नहीं ले पाते हैं, लेकिन उस समय कंपटीशन हाई नहीं था इसलिए वो चौथा रैंक ला लिया। तो ऐसी वाली बात नहीं थी, उस समय में कंपटीशन हाई था, क्योंकि उस समय में पूरे ब्रिटिश के अंतर्गत जो है ना ढेर सारा कुछ देश आता था, वो सबको मिला के एग्जाम होता था, उसमें चौथा रैंक हासिल किया था सुभाष चंद्र बोस ने, इतना पढ़ने में तेज थे। तो ये कब किया था, तो इसका ये कब किया था भाई साहब आप लोग बताइए। तो 1920 ईस्वी में किया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आप याद कीजिए हम पढ़ा रखे थे, ये सब चीज़ बताए भी थे, ठीक है। और हम इस पे हंसी मजाक वाला बात भी किए थे, आप याद कीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आया कि नहीं आया, इसलिए बोलते हैं किसी भी चीज़ को मजाक में नहीं लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीतकालीन ओलंपिक खेल किस वर्ष प्रारंभ हुए थे। ये तो मेरा पीडीएफ में भी है और आप जाके देख लीजिए लूसेंट में भी है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, यानी कि 1924 हो जाएगा, और जो कि सबसे पहली बार फ्रांस हो जाएगा, ठीक है। पहली बार पूछेगा कहाँ से, तो फ्रांस, और ईस्वी पूछेगा तो 1924 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में पहले मध्यावधि चुनाव लोकसभा के लिए डैश हुए थे। तो देखिए मध्यावधि जो चुनाव हुआ था सबसे पहली बार 1980 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। ये पढ़ाने के दौरान हम बता दिए थे कि जो निर्विरोध का मतलब ये होता है कि जिसके विरोध में कोई खड़ा नहीं था, ये अकेले खड़ा था, कोई इसके विरोध में खड़ा नहीं हुआ था, उसको बोलते हैं निर्विरोध निर्वाचित जीत हुआ था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बातचीत करेंगे सबसे लंबा कार्यकाल पूछ देगा ना तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, या पूछ देगा प्रथम राष्ट्रपति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, या फिर पूछ देगा कि आपका लगातार 2 बार तो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप देखते जाइए एक एक करके, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है जिसका एग्जाम होने वाला बिहार विधान सभा का नहीं हुआ 1 से 1.5 महीना में होगा। आप लोग ये सब क्वेश्चन कीजिए, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन तो हूबहू आ जाए भाई साहब। और दूसरा बात आपको आइडिया आएगा क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा जा रहा है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो अगर सही मैंने में आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। और जिसको पीडीएफ चाहिए भाई साहब डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके ले सकते हैं, या फिर आप नंबर दिया गया उस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, वहाँ से भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था 73वां संशोधन डैश में वर्णित राजनीति निर्देशक तत्वों के एक प्रावधान को प्रभावी के लिए लाया गया है। बहुत अच्छी वाली बात है एकदम से। पहला बात तो राज का नीति निर्देशक तत्व बोला गया है, तो सब अनुच्छेद राज का नीति निर्देशक तत्व का पालन करता है। दूसरी बात 73वां संविधान संशोधन बोल दिया। जब हम पंचायती राज पढ़ाए थे तो आप याद कीजिए पंचायती राज के बारे में हम नहीं बताए थे कि आपसे अगर अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 40 को टिक करना है, पूछेगा किसके अंतर्गत आता है तो राज के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, पूछेगा आपसे कि कौन सा
जब आप याद कीजिए अनुसूची पढ़ाए थे तो वहाँ भी बताते कौन सा अनुसूची के अंतर्गत आता है, तो आप याद कीजिए 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। और 11वीं अनुसूची में ये भी बताते कौन सा संविधान संशोधन के तहत, तो 73वां संविधान संशोधन के तहत। ये सारा कुछ पंचायती राज से हम करवा रखे थे। तो भाई साहब पंचायती राज कौन सा आ जाएगा, 73वां संविधान संशोधन। भाग भी आपको बताए थे, और भाग को आपको कमेंट करके बताना है कि बताइए पंचायती के बारे में जो है पंचायती राज के बारे में किस भाग में चर्चा किया, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अनुच्छेद 40 तो हम बता दिए थे 73वां संविधान संशोधन के तहत, लेकिन आप पकड़ नहीं पाए क्वेश्चन को। आपको लगा ये 73वां संविधान संशोधन बता दिए, तो ये 3 जगह PDF में है, 3 जगह पढ़ाते हुए। एक अनुसूची जाइएगा वहाँ भी पढ़ाते हैं, वहाँ भी PDF में है। दूसरा जब पंचायती राज पढ़िएगा, पंचायती राज वाला PDF वहाँ भी दिया गया है। तीसरा जब संविधान संशोधन जाइएगा तो वहाँ भी दिया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा एकदम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमाया तो क्वेश्चन ज़्यादा घुमाया था भी नहीं, ठीक है, इसलिए आप एकदम से टेंशन एकदम आपको लेने का ज़रूरत ही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, देखते किसको किसको मालूम है, क्योंकि हो सकता है मेरे ख्याल से अगला एग्जाम में जो है ना ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का महान्यायवादी का जो है ना कार्यकाल कितने वर्ष का था। महान्यायवादी, आपको ये कमेंट करके बताना है कि भारत का महान्यायवादी का कार्यकाल कितना वर्ष का आता है। देखते हैं किसको किसको राइट आंसर इनका मालूम है। आप सब यही क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। आप जाइए राजनीतिक प्रणाली क्वेश्चन नंबर 132, देखिए हूबहू है 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है। आंसर इसका क्या होगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष हो जाएगा। हाँ चलिए, यहाँ तो इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए अब आप ही बताइए कि इस ऑप्शन के अनुसार क्या होना चाहिए। 65 वर्ष तो दिया नहीं है, 6 वर्ष दिया है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर 6 वर्ष हो जाएगा। हाँ, महान्यायवादी का आपको बताए थे कि देखिए महान्यायवादी का कोई भी कार्यकाल नहीं होता, याद रख लीजिएगा। और ऑप्शन में जो है ना 6 वर्ष देखिए फंसाया जाता है, तो आप याद रख लीजिएगा 6 वर्ष 2 वर्ष रहेगा ऑप्शन में। तो आपको इसका अनिश्चित यानी कि इसका कोई कार्यकाल नहीं होता, यानी कि इसका निर्धारित किया ही नहीं गया, ठीक है। तो महान्यायवादी कोई कार्यकाल नहीं होता, याद रख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आज के सेशन में हमने जीके का पूरे के पूरे अच्छे तरीके से एनालिसिस करवा दिए हैं। अगर सही मन में अच्छा लग रहा है, अब कुछ चाहिए, आप सोच रहे हैं कि सर साइंस का भी करवा दीजिए, तो अगर आप लोग कमेंट कीजिए, कम से कम अगर 10 कमेंट भी आ जाएगा ना, तो हम आपको चैनल पे जो है ना आपका साइंस का भी एनालिसिस करवा देंगे। फिर अगर कमेंट कीजिएगा तो फिर हम जो है आपका रीजनिंग का भी, मैथ का, सब का करवा देंगे। लेकिन इससे पहले अगर साइंस के लिए कमेंट कीजिएगा तो साइंस लिख के 10 कमेंट कम से कम कीजिएगा। 10 कमेंट अगर साइंस वाला आ गया तो साइंस का करवा देंगे। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।